Welcome back to DIMT YouTube channel. In today's lecture, we will study the last topic of this unit, which is dynamic hashing. In previous lecture, I told you that there were two kinds of hashing: static hashing and dynamic hashing. I also told you, explained open addressing and chain hashing, right? So today we will study the last topic, which is dynamic hashing. So let's start with the topic. Dynamic hashing method is used to overcome the problems of static hashing like bucket overflow. Bucket overflow किस चीज में आती है? स्टैटिक हैशिंग में मैंने आपको पहले बताया था। इसमें क्या होता था कि अगर बकेट क्या थी, वो मेमोरी की यूनिट होती है और अगर वो फुल हो जाती है तो हम कहते हैं उसे कि ओवरफ्लो कंडीशन हैज बीन रीच्ड। तो ये जो प्रॉब्लम थी स्टैटिक हैशिंग में होती थी, इसे ओवरकम करने के लिए हमने डायनेमिक हैशिंग का इन्वेंशन किया। In this method, the data buckets grow or shrink as the records increases or decreases. This method is also known as extendable hashing method. अच्छा, डायनेमिक हैशिंग में आपको पहले भी करा चुकी हूँ, एक बार रिपीट करा रही हूँ टॉपिक, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, हमें जल्दी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की। क्या इसे मैंने बताया था कि इस मेथड को हम एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड भी कहते हैं। जैसे जैसे डेटा बकेट्स ग्रो करती हैं या श्रिंक करती है रिकॉर्ड्स में, जिस हिसाब से रिकॉर्ड्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो डेटा बकेट्स भी इस हिसाब से अपना साइज कम छोटा कर देते हैं, कम ज्यादा। दिस मेथड इज, इसीलिए इस मेथड को हम एक्सटेंडेबल हैशिंग मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड makes hashing dynamic, that is, it allows insertion and deletion without resulting to a performance. इसे हम डायनामिक हैशिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंसर्शन भी पॉसिबल है, डिलीशन भी पॉसिबल है ऑन द स्पॉट, बिना किसी परफॉर्मेंस में कमी आने के। हाउ टू सर्च अ की। अब किसी की को कैसे सर्च किया जाए? First, calculate the hashing address of the key. सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि हैशिंग एड्रेस क्या होगा की का। ओके, सो चेक हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन द डायरेक्टरी एंड दीस बिट्स आर कॉल्ड एज आई। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि हैशिंग एड्रेस क्या है की का। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि कितनी बिट्स हैं जो यूज हो रही है डायरेक्टरी में, और इन बिट्स को हम आई बोल देंगे। फिर टेक द लीस्ट सिग्निफिकेंट आई बिट्स ऑफ द हैश एड्रेस। उसके बाद में वो बिट लेंगे हम आई बिट की हैश एड्रेस की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी। नाउ यूजिंग द इंडेक्स गो टू द डायरेक्टरी एंड फाइंड बकेट एड्रेस वेयर द रिकॉर्ड माइट बी। अब जो इंडेक्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी मदद से डायरेक्टरी में जाइए, फिर बकेट एड्रेस में ढूंढ के निकालिए जहां रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये है की सर्च करने का मेथड डायनामिक हैशिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। अब कोई नया रिकॉर्ड अगर हमें इंसर्ट करना है डायनामिक हैशिंग की मदद से, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? Firstly, you have to follow the same procedure for retrieval ending up in some bucket. सबसे पहले जो प्रोसीजर रिट्रीवल के लिए हमने यूज किया था उसी को फॉलो करना होगा, किसी बकेट जो खत्म होगा किसी बकेट में आके। सेकेंड पॉइंट है, if there is still space in that bucket, then place the record in it. अगर उस बकेट में अभी भी जगह है तो रिकॉर्ड को उसमें रखे रहने दीजिए। If the bucket is full, then we will split the bucket and redistribute the records. अगर bucket full है तो हम क्या करेंगे? हम bucket को split कर देंगे और records को redistribute कर देंगे। अब ये steps जो थे, पहला स्टेप था कि आपने retrieval वाला स्टेप फॉलो किया, वो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो retrieval में यूज होता है। दूसरा था कि अगर स्पेस हो तो बकेट में आप क्या रिकॉर्ड को रहने देंगे। थर्ड था कि अगर बकेट फिल्ड है ऑलरेडी फुल है, तो हम बकेट को स्प्लिट कर देंगे और रिकॉर्ड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं, या आपको एक टेबल से
समझ में आ जाएगा। Consider the following grouping of keys into buckets depending on the prefix of their hash address. इस आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, इसे कंसिडर करिए किस तरह हमने कीज को ग्रुप कर रखा है बकेट्स में। ठीक, किस बेसिस पे? जो प्रीफिक्स है उनका, उनके हैश एड्रेसेस का, उस बेसिस पे। ओके, जैसे पहली है आपकी की 1 है 11010, की 2 है का हैश एड्रेस है ये, की 3 का ये, की 4 का ये, की 5 का ये, की 6 का ये, की 7 का ये। The last two digits of 2 and 4 are 00, so it will go onto bucket 00. अब 2 और 4 की लास्ट देखिए, 2 का हैश एड्रेस क्या है 00, 4 का भी हैश एड्रेस क्या है 00, इसीलिए हम इसे डाल देंगे बकेट B0 में। यहाँ हमने डेटा बकेट बना दी। इसी तरह 5 का हैश एड्रेस है 01 और 6 का भी हैश एड्रेस है 01, तो इसीलिए मैंने 5 और 6 को भी किसमें कर दिया इंसर्ट 01 वाली बकेट में, B1 नाम दे दिया उसका। नेक्स्ट लास्ट टू बिट्स है 1 और 3 की 10। अब 1 और 3 की बिट्स आप इसमें देखो टेबल में क्या थी, 1 की है 10, सिमिलरली 3 की बिट भी 10 है, तो hence it is placed in bucket 10 which is bucket 2 B2। जो लास्ट बिट्स हैं 7 और 11 की वो है 11, इसीलिए वो जाएंगे बकेट B3 में। ठीक है, ये डेटा रिकॉर्ड है, डेटा बकेट है B0 B1 B2 B3। समझ में आ गया? इस तरह हमने ये प्लेस कर दिया। इंसर्ट P9 with hash address 1001 into the above structure। अब यहाँ पर एक की इंसर्ट करके दिखाओ जिसका नाम है 9, इसका हैश एड्रेस है 10001 इसी स्ट्रक्चर में। 10001 तो ये किसमें जाएगा 01 वाली बकेट में, बट ऑलरेडी वहां पर 5 और 6 प्रेजेंट है। ठीक, फर्स्ट बकेट में जाना चाहिए इसे B1 में, बट B1 फुल है एज आई जस्ट टोल्ड यू, सो वी विल स्प्लिट इट। इस केस में हम क्या करेंगे, बकेट B1 को स्प्लिट कर देंगे। The splitting will separate 5 9 from 6 since the last 3 bits of 5 9 are 001, so it will go into bucket B1, and the last 3 bits of 6 are 101, so it will go into bucket B5। इसमें क्या करेंगे हम, 5 की लास्ट डिजिट क्या होती है 101, 5 का बाइनरी क्या होता है 101, 6 का 110। ओके, तो और 9 का बाइनरी क्या होता है, आई होप यू नो कि 9 का बाइनरी कैसे निकलता है। तो 9 का बाइनरी होता है दिस 101, राइट। वन 1001 होता है। ओके, तो 01 ही 9 का बाइनरी होता है 1001, और सिमिलरली लास्ट डिजिट जो होती है 5 की बाइनरी की वो भी 01 होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 और 9 को तो हम 01 वाली बकेट में डालेंगे, लेकिन 6 1 का बाइनरी होता है 110, तो हम इसे डाल देंगे बकेट B5 में। ओके, तो अब कीज 2 और 4 ऑलरेडी B0 में है, इसीलिए हम B0 में को पॉइंट कर देंगे 000 से और 100 की एंट्री से। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट बिट्स है बोथ एंट्री की 00 है। Keys 1 and 3 are still in B2. The record in B2 pointed by 010 in 110 entry because last two bits of both the entry are 10. Keys 1 और 3 अभी भी B2 में है, जो रिकॉर्ड है B2 में उसे पॉइंट किया जा रहा है 010 और 110 की एंट्री से, क्योंकि जो लास्ट बिट्स हैं दोनों एंट्री की वो है 10। की 7 अभी भी B3 में, और रिकॉर्ड जो B3 में है उसे पॉइंट किया जा रहा है 111 से और 011 से, क्योंकि लास्ट बिट्स हैं दोनों की
1 1। अभी नया हमारा रिकॉर्ड बना है, ठीक, 0 से लेके 7 तक, और ये सारी पॉकेट्स है, यू कैन सी हियर ओनली कि B1 में है 24, B0 में है 24, B1 में है 59, B2 में है 13, B3 में है 7, B5 में है 6। ठीक, वहां तक समझ में गया। आगे मैं बता देती हूँ आपको एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक हैशिंग। ये जो डायनामिक हैशिंग है हम इसे क्यों यूज करते हैं और इसकी क्या एडवांटेजेस होती है। In this method, the performance does not decrease as the data grows in the system. It simply increases the size of memory to accommodate the data. इस मेथड में परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं होती जिस जैसे डेटा बढ़ता है, ये परफॉर्मेंस बल्कि इंक्रीज होती है, और ये मेमोरी के साइज को भी इंक्रीज करती है डेटा को अकोमोडेट करने के लिए। ओके, इन दिस मेथड मेमोरी इज वेल यूटिलाइज्ड एज इट ग्रोज एंड श्रिंक्स विद द डेटा। इस मेथड में मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे डेटा बढ़ता है तो मेमोरी भी बढ़ती है, जैसे जैसे डेटा कम होता है, श्रिंक होता है, तो मेमोरी भी डिक्रीज होती है। There will not be any unused memory line. ऐसा नहीं होगा कि कोई मेमोरी unused wastage हो रही है या unused जा रही है। This method is good for dynamic database where data grows and shrinks frequently. ये मेथड अच्छा है डायनामिक डेटाबेसेस के लिए। क्यों? वो इसलिए कि डायनामिक डेटाबेसेस में डेटा ग्रो करता है, श्रिंक करता है फ्रीक्वेंटली, काफी कम टाइम के डिफरेंस में। Now, what are the disadvantages of dynamic hashing? इसी dynamic hashing की क्या disadvantages होती हैं? In this method, if the data size increases, then the bucket size is also increased. इस method में क्या होता है? अगर data size increase हो रहा है तो bucket size भी क्या होगा? Increase होगा. These addresses of the data will be maintained in the bucket address table. As I just told you, जैसे जैसे डेटा साइज होता है इंक्रीज तो बकेट साइज इंक्रीज होता है, दैट्स क्लियर टू यू। ओके, नाउ दीस एड्रेसेस ऑफ डेटा विल बी मेंटेन इन द बकेट एड्रेस टेबल। अब वो जो डेटा है उसका एड्रेस कहाँ मेंटेन किया जाएगा, वो बकेट की एक टेबल बनेगी। ठीक है, कितनी बकेट्स हैं, किस बकेट में कौन डेटा है, कौन सा डेटा है, तो वो हम मेंटेन करके रखते हैं, वहां पर इसका एड्रेस स्टोर रहता है। दिस इज बिकॉज द डेटा एड्रेस will keep changing as buckets grow and shrink. ऐसा हम क्यों रखते हैं टेबल में रिकॉर्ड? बिकॉज ऐसा कई बार होता है डेटा ग्रो भी करता है, श्रिंक भी करता है, मींस डेटा चेंजेस एट सर्टेन टाइम इंटरवल्स। तो हम ये करते हैं, हम इसीलिए बकेट्स की टेबल बना के रखते हैं कि हम टेबल को चेंज कर सकें। ठीक है, अगर डेटा ग्रो हो रहा है, श्रिंक हो रहा है तो if there is a huge increase in data, maintaining the bucket address table becomes tedious. अगर डेटा में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो बकेट एड्रेस टेबल को मेंटेन करना हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। इन दिस केस द बकेट ओवरफ्लो सिचुएशन विल आल्सो अकर। इस केस में क्या होगा, बकेट ओवरफ्लो सिचुएशन भी हो सकती है, बट इट माइट टेक लिटिल टाइम टू रीच दिस सिचुएशन इन स्टैटिक हैशिंग। लेकिन वो सिचुएशन आने से में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टैटिक हैशिंग की तरह नहीं है कि जैसे कि मेमोरी स्टोरेज खत्म हुई और बकेट ओवरफ्लो हो गई, वो चीज नहीं होगी। हाँ, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन डायनामिक हैशिंग टू। सो टुडे with dynamic hashing I wrapped up the third unit, which was file organization of DBMS. In next lecture, I will be teaching you the new unit, which will be relational model and something like that. That will be unit 4. So till then, keep watching our videos, keep subscribing the YouTube channel, and keep asking your questions in the comment section. Thank you so much, students.